अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अगले साल जब हम डिबेट कर रहे होंगे, महीना होगा दिसंबर का, उस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव चरम पर होगा। लेकिन राजनीतिक दल हमसे आपसे ज़्यादा तेज़ हैं। उन्होंने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी, कल उसकी कोर कमेटी की बैठक भी हो गई है। समाजवादी पार्टी भी लगी हुई है और कांग्रेस भी उसके पीछे है। बीजेपी के सहयोगी दल भी बीजेपी के साथ तैयारियों में लगे हैं। आज हम ये जानेंगे, समझेंगे, बताएंगे और पूछताछ करेंगे इन लोगों से कि इनकी तैयारियां 2027 में जनवरी फरवरी में होने वाले चुनाव में क्या है। आज चर्चा इसी विषय की। तो उत्तर प्रदेश में अब चुनाव की आहट हो गई है। पता कैसे चलता है मीडिया वालों को कि चुनाव की आहट हो गई है? राजनीतिक दलों के तैयारियों से और उनके नेताओं के मूवमेंट से। तो कल एक बड़ा घटनाक्रम हुआ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। वैसे परंपरागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी संगठन, सरकार के बीच बैठक होती रहती है, लेकिन कल की जो बैठक थी वो थोड़ा तैयारियों के संदर्भ में थी। तो बहुत अरसे के बाद बीजेपी की जो कोर कमेटी है, आरएसएस की जो कोर कमेटी है, संगठन की कोर कमेटी और सरकार की कोर कमेटी के लोग कल एक साथ बैठे। उत्तर प्रदेश में 2027 के प्रारंभ में चुनाव है, यानी जनवरी फरवरी में वोट पड़ जाएंगे, मार्च के पहले हफ्ते में परिणाम आ जाते हैं। यानी तैयारियों के लिए अब वक्त है सिर्फ 12 महीनों का। यानी दिसंबर में इस वक्त पीक पर होगा चुनाव अगले साल तक। अब बीजेपी बिहार से खाली हो गई है, पश्चिम बंगाल उनके लिए एजेंडा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ काम करने वाली वर्कफोर्स उनकी खाली हो गई है। तो अब उन्होंने इसकी व्यापक तैयारियां शुरू कर दी। तो कल हुई बैठक में ऐसा मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी संगठन और सरकार ने आपसी नीतियों पर सामंजस्य पे, किस रणनीति पर चुनाव लड़ना है, क्या तैयारियां करनी है, कार्यकर्ताओं को कैसे मोबिलाइज करना है और किस तरह से आरएसएस के 100 साल यानी शताब्दी वर्ष पर विभिन्न कार्यक्रम को आयोजित करना है, ताकि एक मोमेंटम खड़ा किया जा सके। ऐसी मीडिया में रिपोर्ट आई है कि जनवरी माह में, यानी कि अगले महीने, आरएसएस एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ के भीतर करके इस मूवमेंट को और फास्ट करने जा रहा है। तो आप सबको लग रहा होगा, जब बीजेपी इतनी तैयारी कर रही है तो अपोजिशन वाले क्या कर रहे हैं? तो अपोजिशन भी अपनी तैयारियों में लगा है, वो भी पीछे नहीं है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चला रखा है और पीडीए का उनका एजेंडा उत्तर प्रदेश के तकरीबन हर जिले में चौपाल के जरिए हो रहा है। एक एक विधानसभा में, एक एक बूथ तक समाजवादी पार्टी की टीमें पहुंच रही हैं और वो भी अपने राजनीतिक एजेंडे को जनता तक पहुंचा रहे हैं। इनके साथ जो सहयोगी दल हैं वो तो शामिल बाराती हैं, तो उनका फ़ायदा तो इनके ही कार्यक्रमों से हो जाएगा। वो चाहे बीजेपी के सहयोगी दल हों या फिर समाजवादी पार्टी के साथ उसके गठबंधन के सहयोगी दल। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबले की जगह है और यहाँ पर अगले साल जो मुकाबला होने जा रहा है वो बहुत ही असामान्य, बहुत ही असाधारण और अपने आप में बहुत ही बेमिसाल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव डू और डाई का है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी हुकूमत लाने के लिए पूरा दमखम लगाएगी, पूरी ताकत लगाएगी और समाजवादी पार्टी के लिए अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं वाला संकल्प लेकर वो मैदान में है। मायावती और बाकी लोग भी हैं फील्ड में, लेकिन रेलिवेंसी केवल दो ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के बीच है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ मसला ये है कि पिछले 1 वर्ष से उनका प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा कि यूपी में प्रदेश अध्यक्ष का क्या होगा। जनवरी माह में इसी वर्ष में, प्रारंभिक वर्ष में चुनाव वगैरह सब हो गए थे, लेकिन तब से टलता जा रहा है और अभी भी बीजेपी के 14 जिलों में उनके जिला अध्यक्ष भी घोषित नहीं हुए। कुछ लोग इसको रणनीति बता रहे हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपसी खींचातानी दिल्ली और लखनऊ के बीच की है। तो ये कुल लब्बो लुआब है जो आज इस विषय पर हम डिबेट करेंगे। तो हम ये समझेंगे कि इनकी क्या तैयारियां हैं और इस बार इनके एजेंडे क्या हैं। तो कुछ स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ
भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनने जा रही है 27 में, और समाजवादी पार्टी को गुंडा राज और जंगल राज बिहार की तरह ही समझो, ये आरजेडी के भाई हैं और इन्हें उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज को स्वीकार नहीं करेगी। बिहार की जो जीत है वो बीजेपी की जीत नहीं है, एनडीए की जीत नहीं है। सही मानों में दंड फंद से इन्होंने बिहार का चुनाव जीता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मतदाता बनाने की प्रक्रिया को इतना पेचीदा बना दिया है कि वो गांव गरीब का रहने वाला व्यक्ति जिसकी तालीम कम है, शिक्षा कम है, वो तो फॉर्म भी नहीं भर सकता। उन्हें रणनीति की जरूरत ही नहीं है। जिस रास्ते के ऊपर वो चल रहे हैं, उन्हें किसी रणनीति की जरूरत कहाँ रह गई है। इलेक्शन कमीशन जिंदाबाद, बीजेपी तो जिंदाबाद खुद ही हो जाएगी। अब लग रहे हैं, देखिए लड़ाई है, ये तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लग रहे हैं, हम तो लड़ते रहेंगे, हमारे नेता ने कहा हम लड़ते रहेंगे। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी में महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी की प्रवक्ता, डॉक्टर उमा शंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, राजेंद्र द्विवेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आलोक जी, कल हुई बैठक का एजेंडा क्या था? ब्रिजेश जी, हमारे यहाँ संगठनात्मक बैठक और वर्ष में 1 से 2 बार जो है हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री लगातार बैठक करते आए हैं। वो हर राज्यों में जाते हैं, उसी मद्देनज़र यहाँ पर भी बैठक हुई। संगठन के कार्यों की समीक्षा, जो कार्यक्रम दिए गए हैं पार्टी के द्वारा, केंद्र के द्वारा, उसका क्रियान्वयन कैसा हो रहा है, उसकी रिपोर्ट और कई तरह के और निर्देश जो केंद्र देता है वो इन बैठकों में कोर कमेटी में दिए जाते हैं। कोर कमेटी के अंदर क्या बातें हो रही हैं ये तो मुझे नहीं पता और शायद किसी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो 5-6 लोगों के बीच की बात होती है। हम लोग के पास तो जब कार्यक्रम आता है तो मालूम पड़ता है कि हाँ, ये नया चल रही है। भारतीय जनता पार्टी लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का एक दल है, कोई खींचतान नहीं है यहाँ पे सफल नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है और डबल इंजन की सरकार है। तो ये सब बातें तो बेमानी है। ये उन दलों से पूछा जा सकता है कि जहाँ पर एक पार्टी की सरकार है, परिवारवाद है और उनके बीच जो खींचातानी है वो हमने देखी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आप ये बिहार के चुनाव हम लोग देख चुके हैं कि परिवार में झगड़े कैसे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में परिवारों में झगड़े हुए देखे गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि गुटबाजी के कारण संघ और संगठन के शीर्ष लोग और उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के लोगों को एक साथ बिठाया गया। देखिए, विचार परिवार हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा समूह है और अलग अलग क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की दृष्टि से कई जगहों पे कई संकल्प चल रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी भी जो है उसमें अपना प्रमुख रूप से, राजनीतिक रूप से जो है दल है जो काम कर रहा है और इस तरह की बैठकें हमारे यहाँ सामान्य मानी जाती हैं। इसको किसी विशेष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सबसे बड़ा संकल्प यही है कि महिला सुरक्षा हो, देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो और सभी क्षेत्रों में जनता को एक राहत मिले। क्या कारण है कि पिछले 1 वर्ष से आपको उत्तर प्रदेश में कोई काबिल नेता नहीं मिल रहा जिसे आप प्रदेश अध्यक्ष बना सकें? कोई परेशानी है? अगर परेशानी है तो हम लोग कुछ नाम सजेस्ट करें, आपकी सहायता करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद तो है नहीं कि किसी का बेटा जो है पार्टी का अध्यक्ष बनेगा और पार्टी परिवार में ही ट्रांसफ़र होगी। हमारे बहुत से कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में हमारे अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं और कोई वहाँ पे सीट वैकेंट नहीं है। जब पार्टी नए किसी को दायित्व देगी या हमारे जब चुनाव घोषित होंगे उत्तर प्रदेश को, तो नया अध्यक्ष भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आएगा कोई नया जिसको कि आप भी नहीं जानते होंगे। कोई भूपेंद्र सिंह चौधरी का कोई लड़का नहीं आएगा, कोई ना कोई जो है हमारे परिवार का, हमारे कार्यकर्ता विचार प्रवाह का व्यक्ति आएगा और परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही है और आगे भी लड़ेगी। बहुत शुक्रिया आलोक जी, धन्यवाद सभी तरह के सवालों को लेने और जवाब देने का। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की महिला सभा की अध्यक्ष हैं और प्रवक्ता हैं। जूही सिंह जी, शुक्रिया आने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तो बीजेपी अपनी तैयारी में देख रही है, जैसा मैं अभी डिबेट में बता रहा था, आपने भी मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा, ये तो तैयारियों में बहुत आगे निकल गए। आप लोग लग रहा है पिछड़ रहे हैं। हमने लोकसभा में 37 सीटें जीती, इनको बहुत सारी ऐसी सीटों पर पराजित किया जहां बहुत इनकी उम्मीद थी, चाहे वो अयोध्या, फैज़ाबाद हो या श्रावस्ती हो, जहां शायद आपके प्रधानमंत्री कार्यालय का व्यक्ति खुद ही लड़ रहा था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हम
निरंतर लोकसभा के बाद, जहां हम कुछ सीटों पे कुछ वोटों से हार गए, अपने संगठन की बैठक कर रहे हैं। हमारे जो विभिन्न संगठन हैं, हमारी मेन बॉडी है, महिलाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो एक स्ट्रैटेजी या कहें विचारधारा, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, युवाओं, उनके साथ बात कर रहे हैं, विभिन्न प्रोफेशनल्स के साथ बात कर रहे हैं, जिससे हम सबको जोड़कर सबकी बातों को समझकर आगे बढ़ें। आप अभी अपना प्रदेश अध्यक्ष ढूंढ रहे हैं। बाकी जो परिवारवाद की बात शायद आपके ऊपर ज़्यादा लागू होती है कि टिकट बेटे को ही मिलता है या रिश्तेदार को ही मिलता है। समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। और जब आप ये कहती हैं कि आप 37 सीट जीत कर आप बीजेपी को हरा चुकी हैं, तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि उसके बाद जो हुए जितने उपचुनाव थे, एक दो को छोड़ दें, तो हर जगह आपको बहुत बुरी तरह से बीजेपी ने शिकस्त दी। उससे भी बहुत सीखा है कि किस तरह शासन और प्रशासन इतना हावी हो जाता है कि जगह जगह आपको वोट डालने भी नहीं देता। SIR की प्रक्रिया इसीलिए समाजवादी पार्टी बहुत ही गंभीरता से ले रही है, और BLO पे जो दबाव है वो हमारे BLAs बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, फॉर्म को भरवा रहे हैं, क्योंकि जो मतदान का अधिकार है उसी से हम इनको चोट देंगे। बाकी अन्य साजिशें और बातें और बड़ी बड़ी बातें करके जनता का मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आ रही कि फील्ड की तैयारियों में, जमीन में आप बीजेपी से तैयारियों के मामले में बहुत पीछे हैं। हम बीजेपी से पैसे में पीछे हो सकते हैं, शासन प्रशासन का जो दबाव है उसमें पीछे हो सकते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता निरंतर काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। हर चीज़ शोर शराबे से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये FIR लिखा देंगे, फेसबुक पे कुछ लिखो तो इतना डर है मैडम FIR का? FIR तो और ये उस समाजवादी का जिसका लड़ने का इतिहास रहा हो। ये डर FIR डर नहीं है, होश से लड़ रहे हैं। FIR तो हमारे ऊपर भी लिखा दी गई, क्योंकि हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे आपकी मुख्यमंत्री की एक बहुत ही वाहियात टिप्पणी की वजह से, जो उन्होंने बाद में हमारे मुख्यमंत्री, नॉट मेरे, हमारे सबके नहीं। अब रेखा गुप्ता तो हमारी और आपकी नहीं है, वो हमारी मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, हमारे मैं उनके बारे में बात कर रही थी जी। तो किस तरह से आप किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता पे दबाव डालें, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है और उसका इस्तेमाल कर रही है। हम उससे किस तरह जूझें वो बिहार के चुनाव के बाद आपके खेमे में बहुत बुरी तरह से सन्नाटा है और आप लोगों का मनोबल टूटा हुआ है। न हमारा मनोबल टूटा है, हमारे कार्यकर्ता उतने ही सोच से और होश से काम कर रहे हैं। बिहार का चुनाव था, सीखा ज़रूर हमने है कि हमारा वोट पढ़ना चाहिए। हमारे वो बूथ जो हम जीतते हैं और वो बूथ जिन पे हम पिछली बार कुछ वोटों से हराए गए, हमने 2022 में बहुत सारी सीटें कुछ ही वोटों से हारी थी, तो अब जीतेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे रोहित अग्रवाल, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता और व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। रोहित जी, आपका स्वागत। ये कुछ तैयारी भी है या आलोक अवस्थी के कंधे पे बैठ कर ही चुनाव जीतना है? अगर हाँ तो बैठ जाओ। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों के बीच में रहता है। और हम किसानों के साथ ही अपना भोजन करते हैं, किसानों के साथ ही हम अपना समय व्यतीत करते हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल को भोजन नहीं करना है, चुनाव लड़ना है। लेकिन देखिए, जब आप अपने वोटर की तकलीफों को समझेंगे, अपने वोटर की तकलीफों को अपनी तकलीफ समझेंगे, तो वो वोटर आपका अपना व्यक्ति हो जाता है। मैं तैयारी पूछ रहा हूँ, खाना खाने की। ये तैयारी में राष्ट्रीय लोकदल अपना संगठन मजबूत कर रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर हम मेंबरशिप चला रहे हैं, और मेंबरशिप के साथ साथ हम उसको पूरे प्रदेश का जो हमारा संगठन है उसको चुस्त दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं, उसकी ओवरहॉलिंग करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में क्या है कि इलाके में, मतलब वही चुस्त दुरुस्त इलाके में नहीं, हम 14 प्रदेशों के अंदर हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष हैं। 14 प्रदेशों के अंदर, 14 जिला होगा, चेक कर लो। प्रदेश विजेश जी, अब वो जमाने चले गए, ठीक है ना। अब गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। अब तो AI का युग है। अब तो आप गूगल पे उठाइए और आपको पता चल जाएगा राष्ट्रीय लोकदल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। बहुत तेज है। तो राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से जमीन के ऊपर काम कर रहा है। अभी आपने देखा ना, हमने गन्ना किसानों की समस्या को दूर करवाने का काम किया, और गन्ना किसानों को उनका हक 400 रुपए का जो मूल्य है वो दिलवाने का काम किया। हम सरकार का हिस्सा है, हम सरकार का हिस्सा है, और सरकार से आपने दिलवाया। बिल्कुल, राष्ट्रीय मैंने तो योगी जी का स्टेटमेंट सुना, किसान तो उनको धन्यवाद दे रहे थे। बिल्कुल, योगी जी को धन्यवाद आपको तो किसी ने धन्यवाद नहीं किया। योगी जी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि योगी जी तक अपनी बात पहुंचाने का काम राष्ट्रीय लोकदल ने किया। माननीय जयंत चौधरी जी ने स्वयं उनसे मुलाकात की, हमारे सारे विधायकों ने उनसे मुलाकात की, और योगी जी ने इस दर्द
दर्द को समझा, और मैंने तो आपके ही चैनल पे, आपकी ही मांग जब थी कि किसानों को 400 रुपए मिलना चाहिए, आपके चैनल पे एक साल पहले कंफर्म कर दिया था आप लोग कि हमारे वैसे किया तो योगी जी ने, क्रेडिट तो उनको गया, आपको तो बिल्कुल कुछ उनको क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो आप ये क्यों कह रहे थे कि आपने करवाया? नहीं देखिए, ये हमारे बीजेपी ने कराया, योगी जी ने कराया? हाँ बिल्कुल योगी जी ने कराया। इसका क्रेडिट लेके मत भागो। नहीं, हमको क्रेडिट नहीं चाहिए। देखिए, किसानों के काम के लिए तो हमको क्रेडिट चाहिए ही नहीं कभी भी। किसानों के लिए तो हम जीते हैं, किसानों की हम पार्टी हैं, किसानों के लिए तो जो तकलीफें हैं वो हमारी अपनी तकलीफें हैं। अच्छा, सब बता दियो, तैयारी तो बता दो भाई साहब। तैयारी मैंने आपको बताया कि हमारी संगठन की ओवरहॉलिंग चल रही है पूरी तरीके से, और हम हमेशा जमीनी स्तर पे तैयार रहते हैं, क्योंकि हम किसानों के बीच में ही रहते हैं। हमारे सारे नेता, माननीय जयंत चौधरी जी भी, और माननीय जयंत चौधरी जी ने खेल के प्रति अपनी पूरी संसद निधि को डेडिकेट किया है, और हमने देखिए आप किस तरीके से अभी बागपत के अंदर उन्होंने खेल उपकरणों को देने का काम अच्छा, किया। एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आलोक अवस्थी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मौजूदगी में यह एश्योरेंस दें उनको कि अगला चुनाव आप उनके साथ रहेंगे। हमें आलोक अवस्थी जी को कोई एश्योरेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, उसकी आलोक अवस्थी किसी व्यक्ति का नाम नहीं भाई, अपनी पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, वही मैं आपको वो मतलब बीजेपी। वही मैं आपको बता रहा हूं। आपको आलोक जी के नाम से प्रॉब्लम है तो मैं कहता हूं यहाँ पे रोहित अग्रवाल और आलोक अवस्थी इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक दूसरे के पूरक बन पाए। यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी एक नाव पे चल रहे हैं, और हम केंद्र में भी इनके साथ हैं और प्रदेश में भी इनके साथ हैं, और हमारा शीर्ष नेतृत्व और इनका शीर्ष नेतृत्व एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर रहा है। इतना लंबा लेक्चर देने के बजाय एक लाइन में ये कह देते कि भैया इन्हीं के साथ लड़ना है, बात खत्म। बिल्कुल, इतना लंबा खींचने क्या जरूरत है? एक नाव, जब हम इनके साथ ही जमीनी स्तर की तैयारी कर रहे हैं तो इनके साथ ही रहेंगे। कहाँ एक जगह बताओ? नहीं, हर जगह जहां भी राष्ट्रीय लोकदल है वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल की मदद कर रहे हैं, और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। इवन बिहार तक में तो हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं जाके इनके लिए कैंपेन करके आए हैं। आपके तो काफी वोट है वहां पे। बिल्कुल वोट है हमारे। चौधरी चरण सिंह जी का नाम ही काफी ज्यादा है। थैंक यू, धन्यवाद। काफी है, धन्यवाद। मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं। उमाशंकर जी, आज आप थोड़ा कुछ गंभीर लग रहे हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि आज आप कठिन सवालों के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के साथ आपकी तैयारी कैसी चल रही है? भी बहुत अच्छा चल रहा है ब्रजेश जी, और उसके नतीजे आपने 24 में देखे कि 24 में जहां पर समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती, वहीं पर कांग्रेस पार्टी 6 सीटें जीतने में कामयाब रही, और 5 सीटों पर बहुत कम वोटों के अंतर से हम हारे। वैसे शुरू में टोकना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी नाव में बैठकर पार लगे हैं। नहीं, ये नहीं, ये उनकी और हमारी नाव नहीं, ये हमारी ज्वाइंट नाव है, जो हम मिलके इस प्रदेश के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, और प्रदेश भी हमको 24 से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। 22 के बाद 24 आया, और 24 के बाद ब्रजेश जी अब 27 आने वाला है। हमारी अपनी तैयारी है। संगठन सृजन आप भी जानते हैं, आपके चैनल ने भी लगातार इसको कवर किया है। संगठन सृजन के माध्यम से जिला, विधानसभा, ब्लॉक, मंडल और अब बूथ स्तर तक कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती। सभी जिलों में जिला अध्यक्ष हैं आपके पास? बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल हैं। आप बताइए जिले का नाम लीजिए, मैं आपको नाम बता दूंगा। इतना नाराज होने की बात नहीं है। नहीं, मैं आपको बताया पहली बार। रोहित तो नहीं, देखो रोहित तो हंसते हंसते जवाब दिए, आपने एक ही सवाल। ब्रजेश जी, पहली बार कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मंडलम की व्यवस्था की। हमने ब्लॉक को मंडलम में डिवाइड किया। मंडलम जी, केरला में तो कमलम चलता था, ये मंडलम कहाँ से? केरला का है, केरला में मंडलम। तो पहली बार कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ब्लॉक को मंडलम में, हर ब्लॉक में 3, 3.5, 4 के लगभग मंडलम है, जिसमें एवरेज 20 से 25 बूथ का एक मंडलम है। उसके नीचे हमारे बूथ की कमेटी वो कंप्लीट हो चुकी है जी। इसको पता ही नहीं चला। मतलब आप रहते कहाँ ब्रजेश? मैं इसीलिए तो कहता हूं। मैं कह रहा हूं मैं बहुत स्लो हो गया हूं आजकल। आपके तमाम, मुझे आपने को अपडेट करना। नहीं, आपके तमाम लोगों ने कवर किया, और आप ऐसे प्लीज ऐसे मत बोला करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस उनको मैंने कहा 14 जिले की पार्टी, तो उनको बुरा नहीं लगा। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से खड़ी है। 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हम 2022 के विधानसभा में चुनाव में हमारा प्रदर्शन आशातीत नहीं था। कितना था? ठीक है, आप भी जानते हैं उसको क्या कहने। मैं भूल गया, बता दो। आप जब हम आगे बढ़ गए 24 में आगे, मैंने बताया उनकी 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे, पड़ोस की वजह से। वो हम एक दूसरे के पूरक हैं ब्रजेश जी। आप इसमें आग लगाने की कोशिश मत करिए। आग यहाँ और यहाँ में क्या बात? हम यूपीए 1 यूपीए 2 से लगातार साथी हैं। माननीय मुलायम सिंह जी थे, तब से लेकर कांग्रेस पार्टी
और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के ऐसी साथ चल कोई रहे हैं। एजेंसी नहीं थी जो आपने मुलायम सिंह यादव के पीछे न छोड़ी हो। अतीत पे मत जाओ। नहीं, ये तो आप मुझे अपना याद है बहुत बार। नहीं, ये आपका हाइपोथेसिस हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने अरे CBI कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेकर और सभी को सम्मान किया। क्या आप ये भूल सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने दिल्ली में लगातार कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश की, शीला दीक्षित जी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला, लेकिन जब समय आया भारतीय जनता पार्टी को रोकने का, तो कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़कर अरविंद केजरीवाल जी को पहली बार अगला सवाल मुख्यमंत्री ये है बनाने में कि मदद की। अगला और सवाल- यही उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुलायम सिंह जी थे, आदरणीय बहन मायावती आपके जी थी। तथ्यों का हम सम्मान सबको करते हैं कांग्रेस पांडे जी, पार्टी लेकिन ने एक सवाल पहली सुनिए। बार आगे बढ़ के मुख्यमंत्री बनाने ये जो में बिहार मदद के किया। चुनाव हुए और इसमें आपकी पार्टी और आपकी पार्टी का गठबंधन औंधे मुंह गिरा, तो अब उत्तर प्रदेश में भी तो इसका हिसाब किताब होगा। तो पहले जो आपकी से थी कि आप 100 सीटें लेंगे या 80 सीटें लेंगे, अब वहाँ के परफॉर्मेंस के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह, हालांकि मेरे पास कोई कंफर्म सूचना नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपको 25-30 सीट से ज़्यादा लड़ने को देंगे। नहीं, जब आपके तो पास क्या इस आधार पर कोई आप उनके साथ समझौता कर पाएंगे फिर? ब्रजेश जी, जब आपके पास कोई सूचना ही नहीं है तो आप अंक कैसे निर्धारित कर रहे हैं? अच्छा चलो 40 नहीं, पे कर लो। यही मैं कह रहा हूँ, ये हाइपोथेसिस नहीं बनानी है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, कौन कहां पर जीतने लायक है वो अपना असेसमेंट करेंगे और उसके आधार पर तो सीटों चलो का बंटवारा 40 हो जाएगा। वो जिले ही बता दो कि यहाँ ये लेकिन लेकिन कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन अभियान के माध्यम से 403 मंडलम। सीटों पर 403 सीटों पर पूरी ताकत से व्यवस्था कर रही। बिल्कुल मंडलम। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मंडलम को अपने दर्शकों तक मैं कांग्रेस तीसरी बार पार्टी बोल को- देता हूं, मंडलम। बिल्कुल, मैं इसलिए आपका धन्यवाद करता हूं। आपने आपका धन्यवाद। पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी मंडलम आप तो से नहीं लेके बोले। अब बूथ नहीं, लेवल अभी तक आपकी गई। पोल पट्टी खुलेगी तो philosophy- आप मतलब केरल पहला की राउंड है, आप संगठन- इंटरप्ट ना करो केरल please। की संगठन Thank you, की बहुत शुक्रिया आपको। रणनीति अब ये उत्तर प्रदेश में लगाएंगे। हाँ, बहुत नहीं, शुक्रिया। बीजेपी आप भी जम्मू मंडल वाली बनाती है, लगाओ। रोहित नहीं जी। पांडे जी, आप क्यों अधीर हो वो रहे हो? पहले से बना रहे, हमने अब बनाना शुरू। मंडलम। मंडलम। बीजेपी ब्लॉक को मंडल पे डिवाइड करती है। ओके, इन्होंने कई जगह कमलम नाम रखा ना, तो मुझे थोड़ा सिनर्जी अच्छी लगी। कमलम वर्सेज पांडे जी, क्या जी कमलम वर्सेज? नहीं, वर्सेज नहीं, हमारा तो संगठन का। थैंक यू। राजेंद्र द्विवेदी जी के पास चलते हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार है। राजेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि मेरा इंटरेस्ट खास तौर पर दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी है। इनकी तैयारियां यूपी में कैसी चल रही हैं और कौन क्या कर रहा है इन दिनों? जी, मैं तो उसी पर देख रहा था डाटा। अभी ये किताब में एक और निकाला दे रहा हूँ पर उसी पे आधार इसको पे। दीजिएगा मुझे। इनको विपक्ष को तो कम से कम आयोग को धन्यवाद देना चाहिए कि SIR के माध्यम से चुनाव के पहले, काफ़ी पहले चुनाव की तैयारी की सक्रियता बढ़ा दी। ये है, बढ़ा दी। और जहाँ तक तैयारियों की बात है तो भाई सत्ता में बीजेपी है, डबल इंजन सरकार है, उनकी तैयारियां अपने स्तर से चल रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो तैयारी है, और दूसरी बात लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का भी मनोबल बढ़ा है। लेकिन मैं भी डाटा देख रहा था, मैं बता रहा हूँ इस पे तैयारियों की स्थिति है। 2022 का जो चुनाव परिणाम है, मैं देख रहा था 75 जनपदों में 31 जनपद ऐसे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली थी। तो चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने बहुत बड़ी है यह। और जो SIR के माध्यम से, जैसा कि है कि वो मतदाताओं को किस तरीके से कि वोटर लिस्ट कैसे बनाते हैं, किसकी तैयारी कितनी होती है। हालांकि अखिलेश यादव ने संदेश जरूर दिया है कि भाई जो मतदाता सूची जिस विधानसभा में खराब हो गया, वहाँ के प्रत्याशियों को तैयारी टिकट देने के अच्छा, लिए ये सब छोड़िए, तो अब ये लगे सब बताइए हैं। कि कल ये जो दूसरी तरफ बीजेपी जहाँ वालों तक, की बैठक थी मुख्यमंत्री आवास पे, सुना कोई मामला चल रहा है, कोई खींचतान चल रही है, कोई गुटबाजी चल रही है, प्रदेश का अध्यक्ष नहीं तय हो पा रहा है, चल क्या रहा है बीजेपी में? देखिए, जो खबरें आ रही, निश्चित रूप से दिल्ली और प्रदेश सरकार के बीच में कहीं ना कहीं आपस में खींचतान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रदेश अध्यक्ष का चयन न होना अभी तक इसमें भी, इससे भी लगता है, क्योंकि अभी 98 में 74 जिले इनके बनाए, 14 वो भी पड़े हुए हैं। तो संगठन है। और दूसरी बात यह है कि संसाधन इनके पास सारी चीज़ें हैं। और जहाँ तक योगी आदित्यनाथ की बात है, उनको लेकर के
पार्टी के अंदर समर्थन भी है, विरोध भी है, और आपको अक्सर दिखाई देता होगा, खींचतान दिखाई पड़ती, मंच पर दिखाई पड़ती है, बाहर भी दिखाई पड़ती है, बयान भी इस तरीके से आते हैं। लेकिन जो बैठक थी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो कोर बैठक थी, उनके संगठन की, अनुषंगिक संगठन की, वो तैयारी के लिए रही होगी। तो ये और दोस्ती उत्तर कराने प्रदेश आए एक थे, ऐसा भाईचारा कराने आए प्रदेश थे, है या फिर तैयारियों का जायजा लेने आए थे? देखिए, दोस्ती और भाईचारा यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। ऐसे मतलब जो है कई मीटिंग में नहीं हो सकता। दोस्ती और भाईचारा तो बंद कमरे में और 2-3 के बीच में होगा। इतनी बड़ी मीटिंग पे दोस्ती और भाईचारा का सवाल नहीं उठता। और निश्चित रूप से अपने तैयारियों की समीक्षा करने आए होंगे, और जो SIR चल रहा है उसकी बात की होगी, और बाकी जो की निर्णय है वो निश्चित रूप से आपको दिल्ली से दिखाई पड़ता है, चाहे चीफ सेक्रेटरी का आप दिखाई तड़ा चैन रहा हो, या DGP को लेकर रहा हो, और बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। अयोध्या के में जब कार्यक्रम हुए थे योगी जी के, तो उसमें 2 डिप्टी CM नहीं गए थे, तो बहुत सारे आपस में दिखाए। लेकिन कुल मिला के इनकी डोर जो है वो दिल्ली से बंधी हुई है। उसको आप मतलब इनकी इग्नोर दोस्ती नहीं हो कर सकते, वहां से इनकी या सारी खींचतान हो, चीजें ये डील सब होती दिल्ली हैं। फैसला और करेगा। ठीक, तो ये बताइए कि 2 बड़े सहयोगी दल हैं, बीजेपी के दिल्ली साथ है फैसला RLD करता है। और समाजवादी पार्टी के साथ है कांग्रेस। ये सहयोगी भी कुछ कर रहे हैं या फिर दोनों एक दूसरे के कंधे पे सवार हैं? देखिए, आप अगर उत्तर प्रदेश की सियासत को देखें तो जितने छोटे दल हैं, आप इन छोटे दलों का वजूद जब तक बड़े दलों से संगठन समर्थन मतलब इनका गठबंधन नहीं होता, इनका कोई वजूद नहीं रह जाता। RLD का भी देखिए, ग्राफ देखिए, जब ये साथ में होते हैं तो जीतते हैं, साथ में नहीं होते, अकेले लड़ते हैं तो इनका ग्राफ नीचे गिर जाता है। वही स्थिति अन्य जातीय आधार पर जो बनी जितनी पार्टियां, चाहे आपका अपना दल ले लीजिए, चाहे मतलब संजय निषाद को ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर को, ये लोग भी जब बड़े दल के साथ जुड़ते हैं तभी इनका वजूद है। वही स्थिति कांग्रेस की हो गई है। कांग्रेस के साथ भी जब वो गठबंधन में होती है तो उसको अच्छी मिलती है। अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन में न होती तो रिजल्ट शायद कुछ और होता। तो अब 2027 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें मायावती की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। अभी लोग उनको अब कांग्रेस गठबंधन में जा रही है, एक बात तो है, लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट करना चाहता हूं। प्रियंका गांधी ने 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उठाने के लिए, जमीन पर लड़ने के लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत संघर्ष किया था। वो शायद रुकती अगर लखनऊ और पार्टी को इसी तरह मेहनत करती तो शायद कांग्रेस कुछ और परिणाम दे सकती थी। लेकिन कांग्रेस की जो आप देखें, इनका 1989 के बाद जब से सत्ता से बाहर हुई है, कई ऐसे अवसर आए जब कांग्रेस मजबूत हो सकती थी, लेकिन गठबंधन और समर्थन ये दोनों इसके कमजोरी का कारण भी बना। 89 में जब मुलायम सिंह को समर्थन 90 में समर्थन दिया, उस समय इनके 94 विधायक थे, वो घटते घटते आज की तारीख में 2 रह गए। 96 में स्थिति जब आई थी, इनका माहौल बना था तो भाजपा के साथ हो गए। 2017 में अगर समाजवादी पार्टी के साथ बैठे या बिठाए, दो ही काम किए। तो बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। वीरेंद्र जी भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो अब आप बताइए कि दोनों तरफ से क्या क्या तैयारी है, और ये प्रदेश अध्यक्ष वाला क्या मसला है? देखिए, ये जो कल बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक हुई है, इससे साफ है कि बीजेपी अब बिहार के चुनाव से खाली हो गई है और उत्तर प्रदेश में वो फोकस करेगी। जनवरी में 2027 में आचार संहिता लग जाएगी, तो इसका मतलब अगर आप देखिए तो 14 से 15 महीने उत्तर प्रदेश के चुनाव में विधानसभा के बचे हुए हैं, और ये दोनों बड़ी पार्टियों के लिए तैयारी का समय है, और उस पर लोगों ने काम भी शुरू कर दिया है। बीजेपी बिहार के चुनाव से आत्ममुग्ध नहीं है, ये उसकी एक समझदार होने का संकेत है। वो पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश में अलग रणनीति से चुनाव लड़ना होगा, और अभी से उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया है। दूसरी ओर विपक्ष इस समय SIR में बहुत उलझा हुआ है, और मतदाता सूची में पहले जंग लड़नी है उसको नाम डलवाने की, उसके बाद वो आगे चुनाव की तैयारी में लगेगा, कैंडिडेट चयन करेगा, जातीय समीकरण देखेगा, बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो बिहार के चुनाव ने
बीजेपी को राहत दी है, आत्मसंतोष दिया है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में नए सिरे से काम करेगी, ये भी संकेत है। और भी जो विपक्ष था उसको उम्मीद थी कि हम अगर बिहार जीत गए तो यूपी में बीजेपी को हरा लेंगे, लेकिन बिहार में जीत हुई नहीं जी। तो अब यूपी को लेकर भी बहुत सारी बातें होने लगी हैं। लेकिन लड़ाई तो साफ है, भाजपा और सपा के बीच होगी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ होंगे, एक तरफ अखिलेश यादव होंगे, बाकी सब इनके अगल बगल होंगे, चाहे वो इनके रिक्शा सवार हो जाए, चाहे वो कुछ छोटे दल उनके साथ सवार हो जाए। हाथी भी कुछ करेगा या घर पे ही बैठेगा? देखिए, हाथी की स्थिति यह है कि वो सत्ता पक्ष के बजाय विपक्ष की पार्टियों से ज्यादा लड़ता है। और मायावती इस बात को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनके ऊपर ये बात आरोप लगे थे। और मायावती की स्थिति आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक विधायक की है। अब लड़े वो चाहे जितनी सीटों पर, लेकिन उनका वोट बैंक तो लगातार घट रहा है। दलित उनके वोट जो बैंक था वो खिसक गया, कभी बीजेपी की तरफ गया, कभी सपा की तरफ गया। तो मायावती के लिए संभावनाएं उत्तर प्रदेश में कोई चमत्कारिक होंगी, इसकी कोई आसार नहीं दिखते हैं ब्रजेश जी। लेकिन बीजेपी खाली प्रचार करने में, वोट बनाने में या जातीय समीकरण करने ठीक करने में नहीं जुटेगी, वो गठबंधन को तोड़ने में भी जुटेगी। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए ये गठबंधन कायम रह जाए, ये भी बहुत बड़ी चुनौती होगी चुनाव तक जी। दूसरी, कांग्रेस की लालच की वजह से भी ये गठबंधन टिकेगा कि नहीं, इस पर संशय है। क्या मतलब? कांग्रेस एक सेकंड सीटों के मामले में एक लालची हेलो, पार्टी बनती एक जा सेकंड रही एक है। सेकंड वीरेन जी, क्योंकि अरे रुक जाए एक मिनट। ये क्या आपने बोला, कांग्रेस का क्या? कांग्रेस एक लालची पार्टी है जो सीटें ज्यादा मांगती है। देखिए, जमीन नहीं है इनके पास खाली जबान है। तो ये बहुत साफ है कि जब जमीन नहीं, खाली जबान से काम चला रहे हो और सीट ज्यादा लोगे तो जिसके लोगे शेयरिंग में उसका नुकसान करोगे। गौवा में कहते नहीं कि एक हाथ रसरी 9 हाथ पगहा, तो ये वही वाली पार्टी है। अब मैं कुछ कह नहीं सकता, पांडे जी पहले से नाराज बैठे हुए हैं। आप झगड़ा करा दोगे मेरा उनसे, दोस्त है हमारे। की बात नहीं है, बात यह है कि आप अपनी स्थिति को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। आपके पास 6 लोकसभा सांसद जीत गए, आपके पास पहले एक था, तो अब आप उसी आधार पर कहेंगे कि विधानसभा में सीट शेयरिंग हो, वो आप इनका काम है, वो देखें। लेकिन बीजेपी के पास 100 हाथ हैं, कहीं संघ काम करता है, कहीं परिषद काम करती है, कहीं किसान मोर्चा काम करता है, कहीं व्यापारी काम करता है। भाई गोजर के 2-4 टांग टूट जाए कोनो फर्क नहीं पड़त, गोजर के 100 टांग है। तो जब 100 टांग वालों से आपका मुकाबला है तो जो 2-4 लोग हैं आप उनको एकजुट रहिए, तब आप लड़ पाएंगे। रोहित की पार्टी भी तो एक टांग है। किसकी? रोहित की। रोहित की पार्टी तो इस समय एक नहीं 5 टांग का दावा करती है कि हम तो पूरा पश्चिम अकेले लेके चल रहे हैं। देखिए, इनके पास केंद्र में अच्छा मंत्रालय मिला, लेकिन यूपी में इनके साथ अच्छा मंत्रालय नहीं है। विज्ञान वाला मंत्री है, लेकिन विज्ञान का कोई काम है नहीं। ये जरूर है कि रोहित अग्रवाल आए दिन फोटो डालते हैं विधानसभा में मंत्री के साथ चाय पीते हुए उनके कमरे में। कौन? विज्ञान प्रौद्योगिकी? विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ, अनिल कुमार के साथ बीजेपी के 2 नेता बारी बारी चाय पीते हैं विधानसभा के कमरे में, आरएलडी के 2 नेता, उसमें एक रोहित अग्रवाल भी हैं। और इसी में ये लोग संतुष्ट हैं कि एक बार हमको याद है कि चौधरी चरण सिंह की मूर्ति लगी विधानसभा में लगी है, ये उनके जन्मदिन पर माल्यार्पण ये लोग नहीं करने, घुसने नहीं पाए थे विधानसभा में, और यही बीजेपी की सरकार थी। अब सरकार बदल गई, वहीं बैठ के चाय पी रहे हैं, सरकार में शामिल हो गए। अरे तो कब तक संघर्ष करें, थोड़ा ठीक भी है भाई। ये तो गन्ना वाली पार्टी थी, लेकिन चलिए, जहां रस मिलता है वहां पर लोगों को जाना भी चाहिए। ब्रजेश जी, विपक्ष के पास उत्तर प्रदेश में एक बात संतोषजनक है, और वो ये है
कि लोकसभा में उसको ज़्यादा सीटें मिली है, ज़्यादा जीत मिली है, बीजेपी लोकसभा में कम सीटें पाई है, हारी है। इस आधार पर विपक्ष अपनी तैयारी कर सकता है और जनता के बीच अपनी बात रख सकता है। हालांकि आज पाठक जी का भी जो बयान चला उसमें उन्होंने कहा कि हम फिर बहुमत की सरकार बनाएंगे। अगर लोकसभा के आंकड़ों से देखिएगा तो उनके इस दावे को सच्चाई नहीं माना जाएगा, लेकिन विधानसभा तक अभी मौका है। बीजेपी हो सकता है कि बहुत कुछ बदलाव कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है जी। अखिलेश यादव को बिहार के बाद संभल कर रहना होगा, उनको टिकट वितरण में अच्छे प्रत्याशियों का चयन करना होगा, तभी वो मुकाबला कर पाएंगे। नहीं तो कंक्लूड करें बगल वाले देखिए, उनका गाना पुराना रहा कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो अगल बगल के भार से वो खुद ना डूब जाएं, ये उनको देखना होगा। वैसे मायावती तो है ही है, खैर जो मदद होगी करेंगी ही। तो जी कंक्लूड करें वीरेन जी। अब जनता के लिए एक साहित्य सुनिएगा कि हो चुके अब तो इलेक्शन, बन चुके शासक कई, और 5 सालों तक तो जनता को हाथ मलना चाहिए, और एक ही केवल हमें क्या हर बार लूटा करे, और 5 सालों में तो लुटेरा भी बदलना चाहिए। और राष्ट्रवाद, लोकपाल, सेक्युलरिज्म तो अब पुराने हो गए, अब चुनावों में नए नारे उछलने चाहिए। और काठ की हांडी तो यारों बार कितनी चढ़ चुकी, अब नए हथियार से जनता को छलना चाहिए। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस डिबेट के दूसरे चरण की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मौजूद हैं। आलोक जी, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ तो है जिसके कारण संगठन में आपके चीज़ें उतनी सहज और सामान्य नहीं है, जिसका जिक्र अभी राजेंद्र द्विवेदी भी कर रहे थे। और आपके साथ ये है कि 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन हारने के बाद आपने क्या सबक और सीख ली? देखिए ब्रजेश जी, मैं कुछ राजनीतिक पक्ष हमारे प्रवक्ता बैठे उनका भी जवाब देना चाहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वह बहुत परिपक्व संगठन है, ईमानदार नेतृत्व है और बेदाग चरित्र है। उसका नतीजा हमको आप लगातार देखेंगे कि मैं अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन 2 वर्ष के बाद चुनाव हुआ लोकसभा का, वहाँ पे अखिलेश यादव जी की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, 5 सीटों पर सिमट गए और भारतीय जनता पार्टी 73 लोकसभा सीटें ले गई। वहीं आप देखेंगे कि 2017 में जो अभी हमारी बहन ने आरोप लगाया कि शासन सत्ता के सहयोग से जो है सीटें जीती हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2014 और 17 में तो आप ही की सरकार थी और आप 14 के इलेक्शन में 73 सीटें भाजपा जीती और 17 के इलेक्शन में 325 सीटें अपने सहयोगी से जीती, अकेले 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। तो ये जनता की आवाज़ को जो आप नहीं पहचान पाई, उसका नतीजा मिला आपको 2022 में भी। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 273 सीटें जीती और लोकसभा की अगर नतीजा देखेंगे तो उसमें भी हम 63 सीटें जीत करके आए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको तो बहुत सावधान रहना चाहिए कांग्रेस से। कांग्रेस का अच्छा, ये आप सुझाव दे रहे हो? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको सर। काफी शुभेच्छु हैं आप। मेरे पास लॉजिक है। 50 दशक से कांग्रेस बंगाल से बाहर है, 40 दशक से अधिक बिहार से बाहर है, 30 दशक से ऊपर जो है वो यूपी से बाहर है। तो अभी क्या किया, अभी आपने महाराष्ट्र में देखा कि कांग्रेस ने जो है शिवसेना का पुलंदा बांधा, नेता नहीं घोषित किया, दोनों निपट गए। बिहार में तेजस्वी यादव को बिल्कुल आखिर में जाके जब वो मरने की पोजीशन में आ गए तो जाकर नेता घोषित किया, वो वहाँ पर आपने हाल देखा। वही समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के हिस्से का ही वोट लेकर के आज जो है शासन आपके मुताबिक सपा अच्छी है, कांग्रेस बुरी है। तो अखिलेश यादव जी को सावधान रहना चाहिए, श्रीमान राहुल गांधी जी को, क्योंकि वो जितनी भी सीटें मांगेंगे और निश्चित रूप से वो अपनी जमीन, पुरानी खोई हुई जमीन प्राप्त करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा आपसे कि जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बारे में बात कही है, तो हम विधानसभा के चुनाव सारे जीते हैं लगभग,
हम जितने उपचुनाव हुए वो हम जीते हैं, सहकारिता का चुनाव हो, लोकल बॉडीज का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम में सफाया कर दिया। एक सवाल तो भारतीय जनता पार्टी का जो ईमानदार नेतृत्व है जनता में, वो ओके। सुरक्षा की भावना आपने उत्पन्न कर चुका कहा- है जी। और उसकी वजह से योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा है हमारे सामने जो कि हमारे ओके। लिए वोट लेके आए। आपने कहा कि 2014 में आप 71 सीट और 2 आपके सहयोगी, अगर मैं 71 के ही आंकड़े को पकड़ूं तो 2014 में आपके पास 71 सीट थी और अभी 2025 जब हम बैठे हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया है, आपके पास सिर्फ 33 सीटें हैं। क्या आप ये बताएंगे कि 38 सीटें आप कैसे हार गए? ये भी एक हमारे लिए अच्छा एक सबक हमको जो मिला है, चाहे वो झूठ के अंगारे मिला हो, चूंकि उसका बदला जनता ने उसके तुरंत बाद 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए थे, 8 सीटें हमको जिताई हैं। तो एक बार तो आप झूठ बोल करके या कुछ अपना बता करके भ्रम फैला करके आप जीत कर आ गए। अगर यही ट्रेंड चलता, जैसे हमारा ट्रेंड चल रहा है लगातार 2014 से, आपने उसको ब्रेक किया 2024 के इलेक्शन में, तो क्या कारण है कि आप उस ट्रेंड को जीवित नहीं रख पाए और उपचुनाव में फिर आपका जो वही हाल हो गया जो 14 से लेकर। बहुत शुक्रिया आलोक जी, धन्यवाद। मैं जूही सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। आप सिर्फ एक चुनाव जीत पाए, इन्होंने आपको 14 में हराया, 17 में हराया, 19 में हराया, 22 में हराया। सिर्फ एक लोकसभा का चुनाव जीत कर अगर आप इतरा रही हैं तो ये बीजेपी है। उपचुनाव में हराया। अब मैं पूछ रहा था ना आपको। जी, उसके पहले मुझे लगता है कई चुनाव भारतीय जनता पार्टी भी आत्मविश्वास हारी। दिख रहा है आप लोगों में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भारतीय जनता पार्टी भी हारी, पहले आपके 2 लोकसभा सदस्य थे, फिर आप थोड़ी बड़ी पार्टी हुए। तो हाँ, इतिहास से सबको सीखना चाहिए। ब्रिजेश जी, बहुत गंभीर बहस चल रही है। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि जिस आधार को आपने निराधार कर दिया, अब उसी आधार के बेसिस पे आप यूरिया क्यों दे रहे हैं, और वो भी सरकारी दुकानों पे मिल रही है, प्राइवेट जगह आप दे नहीं रहे। किसान बेचारा बिल्कुल परेशान है। रोहित जी शायद ये मुद्दा फिर चाय पर बताएंगे, क्योंकि बुआई का समय चल रहा है। बाकी 37, 38 चुनाव होते रहते हैं। आपने उपचुनाव जीता, उसके बाद आप फिर हारेंगे, हम फिर जीतेंगे। मुद्दों की बात कहीं करिए। ऐसा और तो आपके- नहीं? हाँ, नहीं ब्रिया जी, आपने कहा हम लोगों के मुख्यमंत्री, आपके और हमारे मुख्यमंत्री शायद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं रहे हैं एक समय में। आई डोंट नो, मैं ये I सब know, बहुत मतलब गंभीरता से नहीं आप जानता। तो पुराने रहे बट होंगे, इज आप द चीफ बताइए। मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर नहीं, तो तो वो पर आप मुझे एक बात बताइए। नहीं बोला, बिल्कुल नहीं रहे। आप भाई साहब कहाँ से आ रहे भाजपा के हैं? सदस्य हम रहे उनके हैं। गृह जनपद के हैं, गोरखपुर मैडम, के, उनको बेहतर हम लोग जानते हैं irrelevant आपसे। विषय पे बात तो कर- नहीं, एक irrelevant विषय- क्यों? एक- अभी वो संगठन और एक सवाल और ईमानदार है, नेतृत्व की एक बात कर बेहतरीन रहे थे। सवाल है जी। आपसे। बीजेपी आपको हमेशा लाइन में, मतलब अपोजिशन को लाइन में लगाकर और खुद 100 मीटर की रेस जीत लेती है। अभी आप बता रहे थे SIR, आप लोग लाइन में लगे हैं, वो दौड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको इधर उलझा दे और उधर वो निकल गए गो थ्रू? ब्रिजेश जी, हम हर चीज को सीरियसली, गंभीरता से लेते हैं। SIR में हम लगे हैं क्योंकि हमें पता है कि इनकी मंशा ये है कि जहां से हम जीतते हैं, या जैसे लोग अखिलेश यादव जी के नेतृत्व, उनके व्यक्तित्व से जुड़ रहे हैं और बहुत जन समर्थन मिल रहा है, तो उनका वोट हम सुनिश्चित करेंगे। और बाकी आपके खुद के सांसद ने शायद ये झूठ बोला था क्या, या सच बोला था कि आप संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं। आपके शायद अध्यक्ष जी का भी कोई वाला बयान तो आया मसला था। बिक गया 24 नहीं, में, आपने वो तो mention इनको हो गया। प्रिया जी, इन्होंने मेंशन किया तो मैं झूठ की इन्होंने एक क्या, पलट- लोगों ने खुद ही पेट में चाकू झूठ मारा। के पन्ने मैं खोलना पूछना चाहता हूं। चाहूंगा, फिर आपके एक राष्ट्रीय महामंत्री ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी और जी, आपके जी। अध्यक्ष जी चुप थे, तो क्या कारण था कि मुझे अखिलेश लगता यादव है जी ने ये वो कुछ- प्रतियां जलवाई थी? मैं पूछना चाह रहा हूँ, नहीं, आपसे, उसका उन्होंने जवाब नहीं यहीं दे दीजिए। मैं दे रही हूँ, उन्होंने नहीं जलवाई थी। मैडम तो सिर्फ लेकिन- 20 सेकंड। लेकिन उन्होंने जो है मैं रामचरितमानस आपकी फाड़ के तरह जलाने गोल-गोल वाले जलेबी लोगों के नहीं बारे में बनाती कुछ हूँ। नहीं किया। स्पष्ट जवाब देती सर, हूँ। मैडम सिर्फ 20 सेकंड है, आप बोल लें बस। ब्रिजेश कुछ जी, जवाब देना इनको। इनको मैं कोई जवाब देना Thank नहीं you, बहुत चाहती, मैं अपनी शुक्रिया। बात कर रही हूँ। ऑल राइट, बताओ भैया, लाइन में हर बार लगवा दे रहे हैं ये लोग तो। अब तो SIR में अभी तो मुझे लगता है 1-2 महीने बाद पक्का कोई नया टास्क आएगा। नहीं ठीक है, जब विपक्ष लाइन में लगना चाहता है तो विपक्ष लगा रहे लाइन में, भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए ये काम तो BLO का है SIR का फॉर्म भरना, और SIR का फॉर्म तो ब्रिजेश जी मुझे लगता है आपने भी भरा होगा। एक जो पहला कॉलम है, हमको तो हर चीज भरनी पड़ेगी। आप जितने प्रिविलेज नहीं है हम लोग। नहीं मैंने भी भरा है और मेरे पूरे परिवार ने भरा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, SIR का फॉर्म हमारे घर पे पहुंचा, BLO ने पहुंचाया, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति तक BLO पहुंच रहा है और उसके घर पहुंच रहा है। जो पहला कॉलम है उसमें 9 कॉलम है, 9 कॉलम में से सिर्फ 4 कंपलसरी हैं। एक में डेट ऑफ बर्थ भरनी है, एक में मोबाइल नंबर भरना है, 2 में माता पिता का नाम भरना है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये लोग लाइन में खाई के लिए लगे हैं, अब इसलिए किस कि चीज आप के लिए लाइन शहर में में लगे रहते हैं ना, ये- गांव में मैडम, BLO नहीं मैडम, पहुंच प्लीज, रहा है। नहीं क्या गांव वालों को, मेरे से बात नहीं, करिए आप। गांव वालों आजकल ये- गांव वालों को मैडम, क्या, प्लीज, गांव वालों को क्या माँ बाप का नाम नहीं पता है या अपना मोबाइल नंबर नहीं पता है? फॉर्म मतलब कौन क्या देगा हमको चाहते हैं भाई कहना? साहब? आप लोग भी कुछ SIR पश्चिम पे कर उत्तर रहे हो प्रदेश या में आप भी- सोच रहे हो जो प्रोसेस चल रहा है वो सही है?
SIR तो नवी बार हो रही है, कोई नई चीज थोड़ी ना है ब्रिजेश जी। और एक BLO की जिम्मेदारी एक बूथ की है, 1200 लोगों से ज्यादा का बूथ नहीं हो सकता। अगर 1200 लोगों से ज्यादा का बूथ होगा तो ऑक्सीजन बूथ बनाना पड़ेगा आपको। बीजेपी क्लेम कर रही है, और जैसा कि आपने भी प्रथम चरण में तारीफ भी की थी, किसानों के लिए बहुत काम किया। अब तो कोई मुद्दा है नहीं आपके लिए, अब क्यों निरंतर मुद्दे हैं। अब कौन सा निरंतर मुद्दे? जब किसानों के लिए बीजेपी ने सब कर दिया तो आपकी जरूरत क्या है? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ मिलकर चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा चौधरी साहब चलने का काम कर रही है। में नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ मिलकर किसानों के लिए काम करने का काम कर रही है। जब हमने माननीय जयंत चौधरी जी ने मुख्यमंत्री जी से कहा तो मुख्यमंत्री जी ने उस दर्द को समझा और मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ के किसानों को मुख्यमंत्री इतने नादान है कि उनको पता नहीं है, आपने बताया तब उनको दर्द समझ में। कैसी बातें कर रहे हो? और मुझे तो हैरत है कि आलोक जी सुन भी रहे हैं, बर्दाश्त करने की इनकी क्षमता देखो। अगर अपनी जनता के दर्द को समझ के कोई मुख्यमंत्री उसके लिए काम करे, हम साथ साथ क्षमतावान व्यक्ति हैं आप। नहीं, हम साथ सुन रहे हैं वाले हम है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एक दूसरे के पूरक हैं। और जहां पे चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर चल के भारतीय जनता पार्टी आज किसानों के हित में काम कर रही है, तो हम क्यों नहीं करेंगे? आपके पास किसानों का कोई मुद्दा नहीं बचा। अरे बीजेपी ने सारे मुद्दे आपसे टेक ओवर कर लिए। मेरे पास जितने किसानों के मुद्दे हैं, तो गन्ना नाम नहीं निकलता आपके मुंह से। वो भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में आ रहे हैं और उन एक एक मुद्दे के ऊपर काम हो रहा है। माननीय जयंत चौधरी जी निरंतर किसानों के प्रति चिंतित रहते हैं। योगी जी ज्यादा चिंतित है। हाँ, बिल्कुल चिंतित है योगी जी भी, बिल्कुल। एक बात जोड़ दूं, बिल्कुल चिंतित है। पांडे जी से संबंधित ही है। वीरेंद्र सिंह जी का जो कमेंट था कांग्रेस के ऊपर कि जो है आप अच्छा इसमें गठबंधन जो है वो तोड़ेगी, तो हमें गठबंधन भाजपा इनका तोड़ना नहीं, हम चाहते हैं गठबंधन में कांग्रेस सपा रहे। बताओ ऐसा क्या है समाजवादी पार्टी का पुलंदा बांधने के लिए कांग्रेस तैयार बैठी है। आज मुझे डिबेट में एक बहुत खास बात दिखी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं पांडे जी, कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी फिक्रमंद है। उसको लगता है समाजवादी पार्टी गलत सोहबत में न चली जाए, जैसे अपने घर का कोई हो ना, भाई देखो फला के साथ मत जाओ। तो आलोक अवस्थी को बड़ी चिंता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ क्यों है, कांग्रेस अच्छी पार्टी नहीं है। ऐसा क्यों पोर्ट्रे कर रहे हैं आपको ये लोग? देखिए ब्रजेश जी, आपको बुरा आदमी साबित कर रहे हैं। नहीं, अच्छा ब्रजेश जी देखिए, इससे क्या बात हो रही है ना ब्रजेश जी, इससे क्या स्पष्ट हुआ कि 2024 में जो हमारे इंडिया अलायंस का प्रदर्शन रहा, भाजपा उससे कितनी डरी हुई है कि आपके चैनल पर खुल के कह रहे हैं भाई आप दोनों साथ मत आओ। खुल के कह रहे हैं कि साथ मत आइए, खुल के कह रहे हैं। डर, ये डर 27 में निश्चित रूप से इनको सत्ता के बाहर करेगी। दूसरा, राजेंद्र द्विवेदी जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, हम सब उनका बड़ा सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी जब अकेले भी लड़ी है तब भी कांग्रेस को फायदा हुआ, हम मिल के लड़े हैं, उत्तर प्रदेश को फायदा हुआ। 2.38% वो ठीक है, ये केवल 2022 ही है ब्रजेश जी। इसके पहले कभी भी हम 6% के नीचे नहीं आए हैं। जब हम 2007 में अकेले लड़े 22 सीट थी, 8.61% वोट था। जब हम 2012 में लड़े आरएलडी के साथ हमारा गठबंधन था, बाकी किसी के साथ नहीं था। आरएलडी बड़ी कांडी पार्टी है। 28 सीटें हम बहुत लोग के साथ, और 12% हमारा वोट बैंक था। इसके बाद 2017 में हम और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़े, हमारा 6.25% वोट था। ये 22 केवल। इसके अलावा 2009 लोकसभा आ जाइए, हम अकेले लड़े, समाजवादी पार्टी बसपा अकेले लड़े। हम पांडे जी आपको कोई कमतर नहीं आंक रहा। मैंने तो आलोक अवस्थी की फिक्र में देखा कि आप उनकी चिंताओं में हैं। इसका मतलब आपकी हैसियत है, तभी तो ये चिंतित है। इसका भी मैं उदाहरण देता हूँ। 2012 का उदाहरण ले लीजिए। हमारे और बीजेपी के बीच केवल 3.5% वोट का अंतर था। ये 47 सीट जीते थे, हम 28 सीट जीते थे। बीजेपी को वो डर सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में। अरे आप कहां की बात कर रहे हो? 12 और अब में कांग्रेस कितना तो वक्त मजबूत बीत होगी गया। तो भारतीय जनता पार्टी का बिस्तरा बच जाएगा। ये डर हर भाजपाई को हमेशा रहता है। ऑलराइट, राजेंद्र द्विवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार के अब तक आपको सत्ता पक्ष की तरफ और प्रतिपक्ष में किसकी तैयारियों में आपको लग रहा है कि वो उस मामले में आगे है? देखिए, तैयारियों में तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष आगे है, क्योंकि उसके अनुसांगिक संगठन, उसके पास संसाधन है, डबल इंजन सरकार है, बहुत सारी चीजें हैं। जूही सिंह कह रहे हैं पैसा भी है। मैं ये कह रहा हूं कि जो SIR का प्रोसेस शुरू हुआ है, इससे विपक्ष भी काफी एक्टिव हो गया है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि अगर तो रिजल्ट तो मतदाता मतलब सूची पर ही आएगा, तो अगर मतदाता ही नहीं रहे तो हम कैसे करेंगे। लेकिन कुल मिला के
जो स्थिति बन रही है उसमें मानकर चलिए कि आने वाला समय चुनाव के काफ़ी समय अभी बचा, 1 साल बचा, लेकिन मतदाता सूची और SIR प्रक्रिया ने दोनों में तेजी ला दी। और जो सुस्त पड़ी थी बिहार के बाद चुनाव परिणाम आने के बाद, जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में थोड़ी सी सुस्ता आ गई थी, वो SIR के कारण तेजी आ गई है। ये आने वाले समय में एक सवाल और आपसे करना चाहता हूं गठबंधन के घटक दलों के बारे में। बिहार के जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने घटक दलों का, अपने सहयोगी दलों का बहुत लोड नहीं लेने वाली। मतलब रोहित की या संजय निषाद की या ओम प्रकाश राजभर की अब उतनी स्टेक या इतना उनका भार नहीं लेगी बीजेपी। यही चीज़ समाजवादी पार्टी के साथ हुई है, वो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा भाव देने वाली नहीं है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, बिहार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का जातीय समीकरण सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था। उत्तर प्रदेश में भी आज की तारीख अगर जातीय समीकरण देखें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा स्ट्रांग है। PDA का जो समीकरण रखने से दूसरी चीज़ यह है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों 80-20 पर ही लड़ रहे हैं। जो एक परसेप्शन बन रहा है PDA को लेकर, उसमें लगता है 20% समाजवादी पार्टी का समर्थक का और 20% माइनॉरिटी का। तो दोनों की लड़ाई इस समय 80 बनाम 20 पर ही जो दिखाई दे रही है, और दोनों को अपने इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। निश्चित रूप से अखिलेश को भी अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। और जहां तक है कि अनुसांगिक जो भी इनके छोटे दल हैं, जातीय संगठन, उनको इग्नोर नहीं कर सकते, न समाजवादी कर सकती है, न बीजेपी कर। बहुत धन्यवाद। मैं अपने अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने अपना कीमती वक्त निकाला और आज इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बने। और बहनों भाइयों, आप सबका ही बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको एक ऐसी ज़बरदस्त खबर दिखाएंगे। एक भाई साहब की शादी थी और वो जिस दिन बारात थी, एक दिन पहले ही घर परिवार के साथ बारात लेकर दुल्हन के घर जा रहे थे। फिर कहीं से फ़ोन आया कि आज नहीं कल है शादी, पूरी बारात लेकर लौटे। बड़ी दिलचस्प खबर है। एक छोटा सा ब्रेक।